凌晨6点，闹钟的尖锐声划破了小镇的寂静。Ram 从硬板床上坐起，没有丝毫犹豫。他推开那扇生锈的铁门，街道上空无一人，只有远处的路灯还在闪烁。他走到那间狭窄的店铺前，拉开沉重的卷帘门，空气中弥漫着陈旧的机油味。他熟练地将扳手和气泵摆放在固定的位置，每一个动作都精准得如同钟表。这就是他的起点，也是他每一天的全部。他弯下腰检查昨晚留下的半成品，手指触碰到冰冷的金属零件。阳光还没照进这条窄巷，他已经开始了一天的劳作。他不需要观察时钟，因为每一次气泵的起伏，每一次链条的转动，都精确地记录着时间的流逝。在这个被遗忘的角落里，他用重复的动作对抗着生活的平庸，直到第一辆车出现在巷口，打破这份沉寂。Ram 的双手浸没在黑色的废油中，指甲缝隙里积满了洗不掉的污垢。他抓起气泵的橡胶管，用力按压在轮胎气门芯上，气泵发出沉闷的嘶嘶声。每一次按压，他的肩膀肌肉都随之紧绷。他低着头，汗水顺着额头滑落，滴在满是油渍的水泥地上。他拿起扳手，拧紧生锈的螺丝，金属摩擦发出刺耳的声响。他没有停下，转而拿起一块破布，用力擦拭着轮毂上的泥土。油脂已经渗进了他的皮肤纹里，即便用力揉搓，那层黑色依然顽固地附着在掌心。他站起身，腰部传来一阵酸痛。他用手撑住膝盖，短暂地调整呼吸。气泵的压力表指针缓慢跳动，他盯着那根指针，直到它达到预定刻度。他拔出气管，将轮胎重新装回支架。这不仅仅是修车，这是他与生活之间无声的博弈。他再次弯下腰，拿起下一个零件，动作没有任何迟疑。अगली ग्राहक एक पुरानी साइकिल थी जिसकी चेन अपनी जगह से उतर चुकी थी। राम ने उसे स्टैंड पर उल्टा लटकाया। उसने अपने हाथों से चेन के लिंक को पकड़ा, जो जंग के कारण पूरी तरह जाम हो चुके थे। उसने एक छोटा पेचकस उठाया और फंसी हुई कड़ी को धीरे धीरे बाहर निकाला। उसकी उंगलियां धातु की तीखी किनारों से टकरा रही थीं, लेकिन वह रुका नहीं। उसने चेन पर थोड़ा तेल डाला और उसे वापस गियर के दांतों पर चढ़ाया। एक बार, दो बार, चेन फिर से फिसल गई। राम ने गहरी सांस ली, अपनी पकड़ मजबूत की और इस बार पूरी ताकत से उसे सही खांचे में बिठा दिया। अब चेन सुचारू रूप से घूमने लगी थी। उसने साइकिल के पैडल को हाथ से घुमाकर देखा, सब कुछ ठीक था। राम ने अपनी हथेली से माथे पर जमी पसीने की बूंदों को पोंछा। उसकी आंखों के नीचे थकान की लकीरें साफ दिख रही थीं, लेकिन उसके होंठों पर एक हल्की सी संतुष्टि थी। उसने साइकिल को एक तरफ रखा और अगले काम के लिए अपना औजार फिर से उठा लिया। दुकान के भीतर का शोर कम हो गया था, लेकिन राम की गति धीमी नहीं हुई। वह अपनी जगह पर खड़ा रहा, अगले ग्राहक का इंतजार करते हुए। हाथों को साफ करने के लिए उसने फिर से वही पुराना कपड़ा उठाया और रगड़ना शुरू कर दिया। घड़ी की सुइयां 8 के अंक पर आकर रुक गईं। राम ने दुकान का मुख्य शटर आधा गिरा दिया। उसने अपनी मेज पर रखे छोटे से लोहे के डिब्बे को खींचा और उसमें जमा सिक्कों को बाहर निकाला। सिक्कों की खनक दुकान के सन्नाटे में गूंज रही थी। उसने एक एक सिक्के को गिनना शुरू किया। उंगलियों के पोरों पर जमी ग्रीस की परत सिक्कों पर भी लग गई थी। कुल राशि बहुत कम थी। उसने अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ा और फिर उन सिक्कों को वापस डिब्बे में डाल दिया। उसकी नजरें दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर पर टिकी, जिसमें उसकी मां का चेहरा था। उसने अपनी मुट्ठी को जोर से भींचा, जैसे वह इस छोटी सी कमाई को और बड़ा बनाना चाहता हो। उसने सोचा कि कैसे वह अपनी मां को इस तंग दुकान की घुटन से बाहर निकाल पाएगा। उसने दुकान के कोने में रखे पुराने झाड़ू को उठाया
और फर्श पर फैली धूल को साफ करना शुरू किया। काम खत्म करने के बाद उसने अपनी कमर सीधी की और दुकान के बाहर की सड़क की ओर देखा। दूर कहीं शहर की रोशनी चमक रही थी। उसने बत्ती बुझाई, चाबी को अपनी जेब में डाला और अंधेरे में खड़ा होकर उस बड़े सपने की ओर देखने लगा जो अभी भी बहुत दूर था। सड़क पर सन्नाटा पसरा था। राम दुकान के बाहर लगे बोर्ड को ठीक कर रहा था। तभी दूर से एक भारी इंजन की गूंज सुनाई दी। उसने अपना सिर उठाया और सड़क के मोड़ की ओर देखा। एक चमकदार धातु की सतह ने सूरज की रोशनी को परावर्तित किया, जिससे राम की आंखें चौंधिया गईं। एक महंगी कार जो इस धूल भरी सड़क के लिए बिल्कुल बेमेल लग रही थी, तेजी से उसकी दुकान की ओर बढ़ी। टायरों के नीचे दबी बजरी चटकने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। कार की गति धीमी हुई और वह ठीक राम की दुकान के सामने आकर रुक गई। ब्रेक लगने की तीखी आवाज हवा में गूंजी। कार का रंग इतना गहरा और पॉलिश इतनी चमकदार थी कि राम उसमें अपना धुंधला प्रतिबिंब देख सकता था। उसने अपने हाथों को अपने पजामे पर पोंछा और एक कदम पीछे हट गया। कार के इंजन का शोर धीरे धीरे शांत हुआ, लेकिन उसकी धड़कनें तेज हो गईं। यह गाड़ी इस छोटी सी गली में किसी बाहरी दुनिया के आने जैसा था। राम ने अपनी सांसें थाम ली और उस बंद दरवाजे की ओर टकटकी लगाकर देखने लगा। धूल का एक गुबार कार के पिछले हिस्से के पास हवा में तैर रहा था। राम के हाथ अनजाने में अपनी कमर पर टिक गए। उसने अपनी दुकान की पुरानी लकड़ी की चौखट को मजबूती से पकड़ा। यह कोई साधारण ग्राहक नहीं था। कार का दरवाजा एक धीमी और भारी आवाज के साथ खुला। सबसे पहले एक पैर सड़क की धूल भरी जमीन पर पड़ा। एक बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे कार से बाहर निकला। उसने अपनी कमर को सीधा किया और चारों ओर देखा। उसकी नजरें पहले सड़क के गड्ढों पर पड़ी, फिर उसने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई और राम की दुकान की ओर देखा। दुकान की पुरानी लकड़ी की दीवारें और छत पर टंगे पुराने टायरों का ढेर उसकी आंखों के सामने था। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी, जैसे वह किसी ऐसी जगह को देख रहा हो जो उसकी उम्मीदों से बहुत अलग थी। उसने अपने हाथ से हवा में उड़ती धूल को हटाया और एक कदम आगे बढ़ाया। उसके जूते दुकान के सामने की कच्ची जमीन पर धंस गए। राम ने देखा कि उस व्यक्ति की नजरें दुकान की हर एक दरार को नाप रही थीं। वह व्यक्ति एक पल के लिए रुका। उसने अपनी सांस छोड़ी और फिर राम की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी। राम ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और उस व्यक्ति के करीब जाने की कोशिश की। उस व्यक्ति ने अपनी नजरें राम के हाथों पर डाली, जो अभी भी ग्रीस से सने हुए थे। व्यापारी ने अपनी जेब से एक रुमाल निकाला और उसे अपने चेहरे के पास ले गया। उसने अपनी कार की ओर इशारा करते हुए राम से कहा, मेरा पिछला टायर बदल दो, मुझे अभी निकलना है। उसकी आवाज में एक कठोर आदेश था। राम ने बिना एक पल गंवाए कार की ओर कदम बढ़ाए। वह कार के पिछले पहिए के पास झुका। जैसे ही उसने टायर को छुआ, उसकी उंगलियां रबर की दरारों में फंस गईं। टायर का निचला हिस्सा पूरी तरह से फट चुका था। रबर के तार बाहर निकल आए थे और टायर का ढांचा अपनी जगह से पूरी तरह अलग हो गया था। राम ने टायर को थोड़ा घुमाया तो अंदर से घिस चुकी धातु की परतें दिखाई दी। यह सिर्फ एक पंचर नहीं था, टायर का पूरा रबर का हिस्सा सड़क पर घिसकर अलग हो चुका था। राम ने अपनी उंगलियों से उस कटी हुई जगह को दबाकर देखा। रबर का टुकड़ा ढीला होकर लटक गया। उसने देखा कि रिम के किनारे भी रगड़ खाकर टेढ़े हो गए थे। यह स्थिति गंभीर थी। राम ने अपनी हथेलियों को टायर पर टिकाया और उसे जोर से हिलाया। टायर से एक चरमराहट की आवाज आई। उसने मुड़कर व्यापारी की ओर देखा, जो अपनी घड़ी देख रहा था। राम ने फिर से टायर पर नजर डाली, जहां रबर के टुकड़े बिखरे हुए थे। उसने महसूस किया कि यह काम कठिन होने वाला था। उसने अपने औजारों की पेटी की ओर अपना हाथ बढ़ाया। राम ने तुरंत अपनी पुरानी लोहे की पेटी की ओर छलांग लगाई। उसने भारी रिंच और जैक को एक झटके में बाहर निकाला। उसके हाथों की नसें तन गईं। वह कार के पिछले हिस्से के पास घुटनों के बल बैठ गया। उसने जैक को कार के चेसिस के नीचे सही बिंदु पर सेट किया।
धातु से धातु के टकराने की एक तीखी आवाज गूंजी। राम ने जैक के हैंडल को पकड़कर उसे घुमाना शुरू किया। हर एक चक्कर के साथ कार का भारी ढांचा ऊपर उठने लगा। राम की मांसपेशियां खिंच गईं, उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। कार का पहिया जमीन से कुछ इंच ऊपर उठ गया। राम ने बिना रुके रिंच उठाया और पहिए के बोल्ट्स पर लगा दिया। उसने अपने पूरे शरीर का वजन रिंच पर डाल दिया। बोल्ट्स के घूमने की चरमराहट सुनाई दी। एक एक करके बोल्ट ढीले होकर नीचे गिरने लगे। राम ने पहिए को जोर से बाहर की ओर खींचा। टायर के निकलते ही उसने उसे एक तरफ धकेला। अब वह रिम के पास झुक गया। उसने अपनी उंगलियों से रिम के किनारों को साफ किया। राम की हरकतें अब एक लय में थीं। उसने नया टायर उठाया और उसे हब पर फिट करने के लिए आगे बढ़ा। उसने बोल्ट्स को वापस अपनी जगह पर लगाया और रिंच से उन्हें कसना शुरू किया। हर एक घुमाव के साथ वह काम की गति को और तेज कर रहा था। व्यापारी अब कार से कुछ कदम दूर खड़ा था। उसने अपने हाथ पीछे बांध रखे थे। उसकी नजरें राम की हर हरकत पर टिकी थीं। राम ने रिंच को एक बार फिर घुमाया। धातु की खनक हवा में गूंजी। व्यापारी ने देखा कि राम के हाथ ग्रीस से पूरी तरह काले हो चुके थे, लेकिन उसकी पकड़ में एक अजीब सी मजबूती थी। राम ने टायर के बोल्ट्स को एक निश्चित क्रम में कसा। वह हर बोल्ट को कसने के बाद उसे अपनी उंगलियों से छूकर जांचता था। व्यापारी ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसने अब तक कई गैरेज देखे थे, लेकिन राम की यह बारीकी उसे अलग लगी। राम ने टायर के दबाव को जांचने के लिए उसे जोर से धक्का दिया। टायर अपनी जगह पर स्थिर था। व्यापारी ने गौर किया कि राम काम करते समय इधर उधर नहीं देख रहा था। उसका पूरा ध्यान केवल उस पहिए और बोल्ट्स पर था। राम ने अपने हाथों को पोंछा और एक गहरी सांस ली। उसके माथे से पसीना बहकर उसकी आंखों के पास तक आ गया था, लेकिन उसने उसे साफ करने के लिए भी काम नहीं रोका। व्यापारी ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसने देखा कि राम ने काम खत्म करने के बाद अपने औजारों को भी एक खास तरतीब में रखा था। व्यापारी के चेहरे पर एक हल्की सी लकीर उभरी। राम ने अपने घुटनों से धूल झाड़ी और सीधे खड़ा हुआ। वह अभी भी व्यापारी की ओर नहीं देख रहा था। व्यापारी ने राम के कंधों की ओर देखा, जो भारी काम के बाद भी झुके नहीं थे। राम ने अपने औजारों को समेटा और कार के पिछले हिस्से की ओर बढ़ा। उसे अतिरिक्त स्पेयर पार्ट्स या जैक के लिए डिक्की खोलने की जरूरत थी। उसने कार के पिछले हिस्से पर लगे हैंडल को मजबूती से पकड़ा। एक हल्की सी धातु की खनक के साथ डिक्की का लॉक खुला। उसने ढक्कन को ऊपर की ओर धकेला। डिक्की का भारी दरवाजा धीरे धीरे ऊपर उठा। जैसे ही डिक्की पूरी तरह खुली, राम की आंखें अंदर के दृश्य पर टिक गईं। वहां का नजारा बिल्कुल अलग था। डिक्की के अंदर सामान व्यवस्थित नहीं था। चमड़े के बैग एक तरफ लुढ़के हुए थे। कुछ धातु के बक्से अपनी जगह से खिसककर एक कोने में पड़े थे। उनके बीच में कई कीमती वस्तुएं बिखरी हुई थीं। राम ने देखा कि डिक्की के फर्श पर कुछ भारी फाइलें और कीमती सामान आपस में उलझे हुए थे। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया ताकि वह जैक के लिए जगह बना सके, लेकिन उसका हाथ एक फाइल के किनारे से टकरा गया। डिक्की के अंदर की रोशनी में वह सामान चमक रहा था। राम ने एक पल के लिए रुककर उस अव्यवस्था को देखा। वहां मौजूद कीमती चीजों की चमक और बिखराव ने उसे चौंका दिया। उसने डिक्की के अंदर के सामान को व्यवस्थित करने के लिए हाथ बढ़ाया। राम ने एक गहरी सांस ली और डिक्की के अंदर के सामान को और अधिक बारीकी से देखने के लिए अपना सिर थोड़ा और अंदर की ओर झुकाया। राम की नजरें डिक्की के एक कोने पर टिकी। वहां कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज बेतरतीब ढंग से बिखरे पड़े थे। उन कागजों पर कुछ सरकारी मुहरें और बड़े अक्षरों में लिखावट साफ दिखाई दे रही थी। अचानक सड़क से गुजरती एक तेज हवा का झोंका आया। डिक्की के अंदर रखे हुए कागज फड़फड़ाने लगे। राम ने देखा कि सबसे ऊपर वाला पन्ना हवा के दबाव से मुड़ने लगा था। वह कागज डिक्की के किनारे तक पहुंच गया था।
राम ने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन हवा का दूसरा झोंका और तेज था। एक और फाइल का पन्ना हवा में ऊपर की ओर उठा। राम ने अपनी सांसें थाम ली। अगर ये कागज सड़क पर गिर जाते तो वे हवा के साथ कहीं दूर उड़ सकते थे। राम का शरीर पूरी तरह तनाव में था। उसने अपने घुटनों को जमीन पर टिकाया और डिक्की के अंदर अपना हाथ और अंदर तक डाला। कागज अब और भी तेजी से फड़फड़ा रहे थे। राम की उंगलियां उन दस्तावेजों के किनारों को छूने ही वाली थीं। एक महत्वपूर्ण फाइल का कोना पूरी तरह बाहर की तरफ निकला हुआ था। राम ने अपनी नजरें उन कागजों पर जमाए रखी। बाहर की सड़क पर गाड़ियों का शोर था, लेकिन राम के कानों में केवल उन कागजों के फड़फड़ाने की आवाज गूंज रही थी। राम की उंगलियां उन कागजों के किनारों पर जम गईं। उसने अपनी हथेली से उन हवा का शोर अभी भी जारी था, लेकिन राम के हाथ अब स्थिर थे। उसने एक पन्ने पर नजर डाली। उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था गोपनीय, और नीचे एक बड़ी कंपनी का आधिकारिक लोगो बना था। राम ने उन शब्दों को पढ़ा। उसे समझ आया कि ये साधारण कागज नहीं, बल्कि किसी बड़े सौदे या लेन देन की फाइलें हैं। उसकी नजरें उन दस्तावेजों पर टिकी रहीं। एक पल के लिए समय जैसे थम गया। राम के मन में एक विचार कौंधा। ये कागज उसके पास थे और आसपास कोई नहीं देख रहा था, लेकिन राम ने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। उसने उन दस्तावेजों को अपनी उंगलियों से सहलाया। उसके दिमाग में लालच का कोई स्थान नहीं था। उसने अपनी सांस को नियंत्रित किया। उसके माथे पर पसीने की एक बूंद चमकी। उसने अपने हाथ को थोड़ा और अंदर की ओर खिसकाया। राम ने एक गहरी सांस ली और अपने काम को एक कर्तव्य के रूप में स्वीकार किया। उसने उन दस्तावेजों को मजबूती से थामे रखा। राम ने धीरे से अपना एक हाथ डिक्की के फर्श पर टिकाया और दूसरे हाथ से कागजों को सहेजना शुरू किया। उसने सबसे पहले बिखरे हुए पन्नों के कोनों को सीधा किया। उसके हाथ की उंगलियां कागजों के किनारों पर बहुत सावधानी से चल रही थीं। एक एक करके उसने उन सभी दस्तावेजों को एक साथ इकट्ठा किया। उसने पन्नों की मोटाई को अपनी उंगलियों से महसूस किया और उन्हें व्यवस्थित करने के लिए एक फाइल को डिक्की के कोने से उठाया। राम ने फाइल का कवर खोला और उन कागजों को उसके अंदर सरकाया। कागजों के रगड़ने की हल्की सी आवाज शांत वातावरण में साफ सुनाई दे रही थी। उसने फाइल को पूरी तरह बंद किया और सुनिश्चित किया कि कोई भी पन्ना बाहर न निकला रहे। अब उसके हाथ स्थिर थे। उसने फाइल को मजबूती से पकड़ा और डिक्की से बाहर निकाला। राम धीरे से खड़ा हुआ और कार के दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने कार का पिछला दरवाजा खोला। अंदर की सीट पर धूल की एक पतली परत थी। राम ने अपनी हथेली से सीट के उस हिस्से को साफ किया जहां वह फाइल रखना चाहता था। उसने फाइल को सीट के बीचों बीच रखा और उसे एक बार फिर से दबाकर सुनिश्चित किया कि वह फिसलेगी नहीं। राम ने एक कदम पीछे लिया और अपनी मेहनत को देखा। फाइल अब सुरक्षित थी। उसने कार का दरवाजा धीरे से बंद किया। दुकान के बाहर जूतों की आवाज सुनाई दी। व्यापारी वापस लौट रहा था। राम ने अपने औजारों को एक तरफ रखा और सीधे खड़ा हो गया। उसने अपने हाथों को अपनी जांघों पर पोंछा। हालांकि ग्रीस के निशान अभी भी उसकी हथेलियों पर साफ दिख रहे थे। व्यापारी ने दुकान की दहलीज पार की। उसकी नजरें पहले टायर की ओर गईं, जो अब पूरी तरह से बदला हुआ और कसा हुआ था। फिर उसकी नजरें कार की ओर मुड़ी। व्यापारी ने कार का पिछला दरवाजा खोला। उसकी नजरें सीट पर रखी उस फाइल पर टिकी। वह फाइल ठीक उसी तरह रखी थी जैसे राम ने उसे रखा था। व्यापारी ने फाइल उठाई, उसे खोला और पन्नों को पलटा। उसने देखा कि सभी दस्तावेज उसी क्रम में थे जैसे वे पहले थे। व्यापारी ने फाइल बंद की और राम की ओर मुड़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सी स्थिरता थी। उसने राम को ऊपर से नीचे तक देखा। राम की स्थिर मुद्रा और उसकी आंखों में छिपी स्पष्टता ने व्यापारी को चौंका दिया। व्यापारी ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसने राम के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं देखी। व्यापारी ने अपनी फाइल को अपनी बगल में दबाया और एक धीमी मुस्कान के साथ राम के करीब आया।
उसने राम के कंधे पर एक हाथ रखा। व्यापारी ने कार्ड को राम की ओर बढ़ाते हुए अपनी आवाज को थोड़ा धीमा और स्पष्ट किया। उसने कहा कि शहर के सबसे बड़े गैरेज में उसे ऐसे ही भरोसेमंद हाथों की जरूरत है। राम ने कार्ड को अपने हाथों में लिया। कार्ड की सतह पर उभरे हुए अक्षर उसकी उंगलियों को महसूस हो रहे थे। व्यापारी ने गैरेज की आधुनिक मशीनों और वहां की कार्यप्रणाली का संक्षिप्त विवरण दिया। राम ने अपनी नजरें व्यापारी के चेहरे पर टिका दी। उसके भीतर एक हलचल सी महसूस हुई। राम की आंखों में एक नई चमक उभर आई, जो अब तक की थकान को पीछे छोड़ रही थी। उसने दुकान के छोटे से दायरे को देखा, जहां वह सालों से टायर की हवा भर रहा था। फिर उसने सामने खड़े व्यापारी को देखा। राम ने बिना एक पल गंवाए अपना सिर ऊपर नीचे हिलाया। उसकी स्वीकृति में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। उसने अपनी मुट्ठी में कार्ड को मजबूती से पकड़ लिया। व्यापारी ने एक संतुष्ट मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया और उसे कल सुबह आने का संकेत दिया। राम के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान फैल गई। उसने अपने औजारों को वापस अपनी जगह पर रखा, लेकिन इस बार उसकी गति में एक अलग ही फुर्ती थी। उसने दुकान के चारों ओर एक आखिरी नजर डाली। अगली सुबह राम दुकान के भीतर दाखिल हुआ। हवा में रबर और पुराने लोहे की वही जानी पहचानी महक थी। उसने अपनी पुरानी साइकिल की ओर देखा। साइकिल का हैंडल एक तरफ से थोड़ा झुका हुआ था और चेन पर जमी धूल साफ दिख रही थी। राम ने साइकिल को पकड़ा और उसे दुकान के सबसे अंधेरे कोने की ओर खींचना शुरू किया। पहियों के घूमने की घरघराहट फर्श पर गूंज रही थी। उसने साइकिल को दीवार के सहारे टिका दिया। यह वही साइकिल थी जिस पर बैठकर वह हर सुबह दुकान पहुंचता था। उसने एक बार फिर साइकिल के पैडल को छुआ, जिस पर सालों की मेहनत के निशान थे। फिर उसने अपने औजारों के बक्से को बंद किया और उसे एक रैक के नीचे ढकेल दिया। दुकान की दीवार पर जमी कालिख और फर्श पर फैले ग्रीस के धब्बों पर उसकी नजरें टिकीं। उसने एक गहरी सांस ली और दुकान के मुख्य दरवाजे की कुंडी को बाहर से खींचकर बंद कर दिया। ताले की आवाज शांत गलियारे में गूंजी। राम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने अपने हाथों को अपनी पैंट पर झाड़ा और सड़क के किनारे खड़ी उस बड़ी गाड़ी की ओर कदम बढ़ा दिए। उसके हर कदम में एक नई लय थी। पुरानी दुकान अब उसके पीछे छूट चुकी थी। उसने अपनी जेब से वह कार्ड निकाला जिसे उसने कल रात संभाल कर रखा था। अब उसके सामने एक नई दुनिया थी। उसने एक आखिरी बार उस बंद दरवाजे को देखा और फिर गाड़ी के दरवाजे की ओर बढ़ गया। उसके पीछे केवल वह पुरानी साइकिल बची थी। राम ने गाड़ी का दरवाजा खोला और अंदर की नरम सीट पर बैठ गया। चमड़े की सीट का स्पर्श उसके लिए बिल्कुल नया था। उसने दरवाजा बंद किया और एक हल्की सी ठक की आवाज के साथ बाहरी शोर पूरी तरह से दब गया। गाड़ी का इंजन स्टार्ट हुआ और एक धीमी गूंज पूरे केबिन में फैल गई। व्यापारी ने गियर बदला और गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। राम ने खिड़की के शीशे को थोड़ा नीचे किया। बाहर की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। जैसे जैसे गाड़ी की गति बढ़ी, उसके पीछे की जानी पहचानी गलियां धुंधली होने लगी। राम ने अपनी नजरें बाहर के दृश्यों पर टिका दी। उसकी उंगलियां घुटनों पर कसकर जमी थीं। उसने एक बार फिर अपनी हथेलियों को देखा, जो अभी भी ग्रीस के हल्के निशानों से भरी थीं। गाड़ी के डैशबोर्ड पर लगी घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थीं। राम के माथे पर पसीने की एक बूंद उभरी, जिसे उसने तुरंत अपनी हथेली से पोंछ लिया। उसने अपनी नजरें सामने की सड़क पर जमा ली, जहां से नई दुनिया की शुरुआत हो रही थी। गाड़ी एक विशाल लोहे के शटर के सामने रुकी। शटर ऊपर उठा और अंदर का दृश्य राम की आंखों के सामने फैल गया। यह एक विशाल वर्कशॉप थी। छत से लटकती हुई बिजली की केबलें और फर्श पर बिछी स्टील की पट्टियां चमक रही थीं। हवा में तेल और धातु की तीखी गंध घुली थी। राम गाड़ी से उतरा और उसने अपना गला साफ किया। उसके सामने एक हाइड्रोलिक लिफ्ट थी, जो एक कार को हवा में उठाए हुए थी। पास ही एक मशीन से धातु को काटने की तेज आवाज आ रही थी। राम ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपने जूते की धूल को फर्श पर रगड़ा।
वहां काम कर रहे लोग डिजिटल स्क्रीन और लेजर उपकरणों का उपयोग कर रहे थे। राम ने अपनी हथेलियां आपस में रगड़ी। उसके हाथ, जो अब तक केवल साधारण रिंच और हथौड़े के आदी थे, इन जटिल मशीनों के सामने ठिठक गए। राम ने धीरे से उस मशीन के पैनल को छुआ। ठंडी धातु का स्पर्श उसे वास्तविकता का एहसास करा रहा था। उसने अपने कंधे सीधे किए और एक गहरी सांस ली। उसने अपनी उंगलियों को मशीन के स्विच पर रखा और सीखने के लिए पूरी तरह तैयार खड़ा हो गया। राम ने मशीन का लीवर खींचा, लेकिन गियर अटक गया। उसने जोर लगाया, उसके माथे की नसें तन गईं और पसीने की बूंदें उसकी आंखों में चुभने लगीं। उसने अपनी शर्ट के कोने से पसीना पोंछा और फिर से मशीन को रीसेट किया। आसपास के अन्य कर्मचारी काम खत्म कर घर जा रहे थे, लेकिन राम वहीं डटा रहा। उसने एक बार फिर से मैनुअल के पन्नों को पलटा। उसकी उंगलियां उन पर तेजी से दौड़ रही थीं। रात के सन्नाटे में केवल मशीन के चलने की धीमी घरघराहट सुनाई दे रही थी। उसने एक नट को कसने के लिए रिंच उठाई, लेकिन हाथ फिसल गया। उसने गहरी सांस ली, अपनी पकड़ मजबूत की और फिर से प्रयास किया। इस बार धातु के पुर्जे सही जगह पर बैठ गए। उसने एक हल्की मुस्कान के साथ उसे जांचा। वह हर दिन दूसरों से 2 घंटे पहले आता और देर रात तक वर्कशॉप में रुकता। उसके हाथ अब तेल और ग्रीस से और भी ज्यादा काले हो गए थे, लेकिन उसकी पकड़ में एक नई सटीकता आ गई थी। उसने एक जटिल सेंसर को ठीक करने के लिए लेजर उपकरण को सेट किया। प्रकाश की किरणें उसकी आंखों में चमक रही थीं। उसने अपनी सांसें थाम लीं और 1 मिलीमीटर के अंतर को भी ठीक किया। जब मशीन ने सुचारू रूप से काम करना शुरू किया, तो राम ने अपने औजारों को व्यवस्थित किया। वह अब केवल एक मैकेनिक नहीं, बल्कि मशीनों की नब्ज पहचानने वाला कारीगर बन रहा था। दीवार पर लगी घड़ी की सुइयां तेजी से घूमती रहीं। 1 साल बीता, फिर दूसरा। वर्कशॉप के फर्श पर अब राम के कदमों की आवाजें आत्मविश्वास से भरी होती थीं। वह अब किसी मशीन के सामने रुकता नहीं था, बल्कि उसे देखते ही समझ जाता था कि खराबी कहां है। उसने अपनी उंगलियों को लेजर सेंसर पर रखा और एक झटके में उसे कैलिब्रेट कर दिया। आसपास के अन्य मैकेनिक अब अपनी जटिल समस्याओं के लिए राम के पास आने लगे थे। जब कोई नई मशीन आती, तो राम सबसे पहले उसे खोलकर उसके पुर्जों को समझता। उसके हाथ अब तेल में स्ने होने के बावजूद एक सर्जन जैसी सटीकता से काम करते थे। एक बार एक महंगी स्पोर्ट्स कार का इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। राम ने हुड खोला, एक तार को थोड़ा सा मोड़ा और स्टार्टर दबाया। इंजन एक बार में ही दहाड़ उठा। वर्कशॉप का मालिक दूर से यह सब देख रहा था। राम ने अपनी मेज पर रखे औजारों को साफ किया और उन्हें एक सीधी कतार में सजाया। अब वह केवल एक मैकेनिक नहीं, बल्कि उस वर्कशॉप का सबसे कुशल मास्टर बन चुका था। उसने अपनी मेहनत से उन मशीनों को अपना गुलाम बना लिया था जो कभी उसे डराती थीं। वर्कशॉप के शोर में अब राम के नाम की गूंज थी। वर्कशॉप के मुख्य द्वार पर अब राम का नाम चमक रहा था। उसने अपनी पुरानी मेज को छोड़कर अब एक केबिन में अपनी जगह बना ली थी। उसके हाथ में अब रिंच के बजाय फाइलों का ढेर और चाबियों का एक भारी गुच्छा था। उसने केबिन का दरवाजा खोला और बाहर वर्कशॉप के फर्श पर नजर दौड़ाई। वहां दर्जनों कर्मचारी मशीनों के बीच काम कर रहे थे। राम ने एक फाइल पर तेजी से हस्ताक्षर किए और उसे अपने सहायक की ओर बढ़ाया। उसने अपनी टीम को बुलाया और इंजन के नए ऑर्डर के बारे में निर्देश दिए। वह अब केवल मशीनों को ठीक नहीं कर रहा था, बल्कि पूरे व्यवसाय की दिशा तय कर रहा था। एक बड़े क्लाइंट के साथ मीटिंग के दौरान उसने लैपटॉप पर डेटा चार्ट दिखाए और वर्कशॉप की क्षमता के बारे में विस्तार से बात की। जैसे ही सौदा तय हुआ, उसने हाथ मिलाया और मुस्कुराते हुए बाहर निकला। उसने वर्कशॉप के फर्श पर जाकर एक मशीन की जांच की, जैसे वह पहले करता था। उसने एक नट को खुद घुमाया और संतुष्ट होकर सिर हिलाया। उसके कर्मचारी उसे सम्मान की नजरों से देखते थे। उसने अपनी टीम के साथ मिलकर एक जटिल प्रोजेक्ट को समय से पहले पूरा किया। अब उसके पास सैकड़ों वाहनों की कतार थी,
जो उसकी कार्यकुशलता की गवाही दे रहे थे। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी अगली बड़ी डील के लिए फोन उठाया। राम ने बैंक के काउंटर पर चेक रखा और अपनी पहली बड़ी कमाई की गड्डी हाथ में ली। वह सीधे उस घर की ओर गया जिसे उसने हफ्तों पहले चुना था। उसने चाबियों का गुच्छा अपनी जेब में महसूस किया और एक टैक्सी में बैठकर उस पुराने इलाके की ओर निकल पड़ा जहां उसकी मां रहती थी। घर पहुंचते ही उसने दरवाजा खटखटाया। मां ने दरवाजा खोला और उसे देखते ही मुस्कुरा दी। राम ने बिना कुछ कहे मां का हाथ पकड़ा और उन्हें बाहर सड़क पर खड़ी गाड़ी में बैठाया। गाड़ी शहर के एक शांत और हरे भरे इलाके में जाकर रुकी। राम ने मां को एक नए घर के सामने खड़ा किया। उसने अपनी जेब से चाबियां निकाली और मां की हथेली पर रख दी। मां ने चाबियों को देखा, फिर राम के चेहरे को। उनकी आंखों के कोनों से पानी की बूंदें लुढ़क कर गालों पर आ गिरी। उन्होंने राम को अपने गले से लगा लिया। राम ने महसूस किया कि मां की धड़कनें तेज थीं। उसने मां का हाथ थामकर उन्हें मुख्य द्वार के अंदर कदम रखने में मदद की। घर के भीतर की दीवारों पर ताजी पुताई की गंध थी। मां ने फर्श पर अपने पैर रखे और धीरे धीरे पूरे कमरे का चक्कर लगाया। उन्होंने खिड़की खोली और बाहर के बगीचे को देखा। राम वहीं खड़ा रहा। उसने देखा कि मां के चेहरे की झुर्रियों के बीच एक गहरी संतुष्टि तैर रही थी। यह घर केवल ईंट पत्थर नहीं था, बल्कि राम की मेहनत का जीता जागता प्रमाण था। मां ने राम के सिर पर हाथ रखा और एक लंबी सांस ली। उस पल में राम को लगा कि उसने दुनिया की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली है। अगली सुबह राम उस पुरानी साइकिल की दुकान पर पहुंचा जहां से उसने अपनी यात्रा शुरू की थी। उसने कोने में पड़ी उस पुरानी साइकिल को पकड़ा। टायर घिस चुके थे और चेन पर जंग की मोटी परत जमी थी। उसने साइकिल को अपने कंधों पर उठाया और अपनी गाड़ी की डिक्की में कसकर बांध दिया। अपने आलीशान ऑफिस के सामने पहुंचकर उसने गाड़ी रोकी। उसने साइकिल को बाहर निकाला और ऑफिस के मुख्य कांच के दरवाजे के बगल में एक स्टैंड पर खड़ा कर दिया। साइकिल का हैंडल अभी भी थोड़ा टेढ़ा था, जो उसकी पुरानी मेहनत की निशानी था। राम ने एक साफ कपड़े से साइकिल के फ्रेम पर जमी धूल को धीरे धीरे साफ किया। उसने एक छोटा सा बोर्ड बनवाया और उस पर साइकिल के नीचे लगा दिया। ऑफिस के अंदर आने वाले हर क्लाइंट की नजर सबसे पहले उसी पुरानी साइकिल पर पड़ती थी। राम ने उसे एक शोपीस की तरह सजाया था, लेकिन वह केवल सजावट नहीं थी। जब भी वह ऑफिस से बाहर निकलता, वह साइकिल के पैडल को एक बार अपने हाथ से घुमाता। वह धातु के टकराने की उस जानी पहचानी आवाज को सुनता था। वह आवाज उसे याद दिलाती थी कि कैसे उसने हवा भरने वाले पंप से अपनी शुरुआत की थी। उसने साइकिल के टायर के वॉल्व को छुआ, जहां कभी वह घंटों तक हवा भरा करता था। वह अब एक बड़े व्यवसायी था, लेकिन उस साइकिल को देखकर उसे अपनी पकड़ और संतुलन का एहसास होता था। राम अपने ऑफिस की बड़ी चमड़े की कुर्सी पर पीछे की ओर झुका। कमरे में सन्नाटा था। केवल बाहर से आती मशीनों की धीमी गूंज सुनाई दे रही थी। उसने अपनी मेज पर रखे भारी पेन को उठाया और उसे अपनी उंगलियों के बीच घुमाया। उसकी नजरें खिड़की से बाहर उस पुरानी साइकिल पर टिकी थीं। उसने अपनी आंखें बंद की और उसे वह दिन याद आया जब उसके हाथ ग्रीस से पूरी तरह काले थे। उसने अपनी हथेलियों को देखा जो अब साफ थीं, लेकिन उसे उस समय की कठोर मेहनत का दबाव आज भी महसूस होता था। उसने मेज पर रखे उन दस्तावेजों को छुआ जिन्हें उसने कभी एक व्यापारी की कार में बिखरा हुआ पाया था। उसने उन कागजों को वापस अपनी जगह पर रखा। राम ने एक गहरी सांस ली। उसे समझ आया कि उसकी आज की यह भव्यता किसी चमत्कार का परिणाम नहीं थी, यह उस दिन की ईमानदारी थी। उसने अपनी मेज के दराज को खोला और एक पुरानी डायरी निकाली। उसने पन्ने पलटे और अपनी पहली कमाई का हिसाब देखा। उसने महसूस किया कि उसकी सफलता की नींव उस छोटे से ईमानदार निर्णय पर टिकी थी। उसने साइकिल के हैंडल को फिर से छुआ। राम ने ऑफिस का दरवाजा खोला और सीधे वर्कशॉप फ्लोर की ओर कदम बढ़ाए। शोर और मशीनों की गूंज के बीच
वह एक बड़ी हाइड्रोलिक लिफ्ट के पास रुका। वहां एक कर्मचारी इंजन के नीचे काम कर रहा था। राम ने पास जाकर उसे एक तरफ हटने का इशारा किया। उसने खुद झुककर इंजन के नट बोल्ट की जांच की। उसके हाथ फिर से मशीनों के तेल और लोहे की धूल से सने थे। उसने एक रिंच उठाया और ढीले पड़े बोल्ट को कस दिया। आसपास के कर्मचारी उसे देखकर काम में और अधिक ध्यान देने लगे। राम ने किसी को निर्देश नहीं दिए, बस खुद औजार उठाकर काम शुरू कर दिया। वह एक भारी मशीन के पास गया, उसके पैनल को खोला और गियर्स की घर्षण को सुना। उसने एक कपड़े से मशीन के पुर्जों पर जमी गंदगी को साफ किया। जहां भी उसे कोई कमी दिखी, उसने खुद उसे ठीक किया। फर्श पर पड़े लोहे के टुकड़ों को उसने खुद उठाकर डस्टबिन में डाला। उसने अपने हाथों से मशीन की सतह को छुआ, जैसे वह किसी पुरानी दोस्त को परख रहा हो। वह जमीन पर खड़ा था, मशीनों के बीच। राम वर्कशॉप के मुख्य द्वार से बाहर निकला। शाम की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। उसने अपने हाथों को अपने पतलून पर पोंछा, जहां अभी भी ग्रीस के गहरे निशान थे। उसने सामने खड़ी अपनी पुरानी साइकिल को देखा, जो अब एक स्टैंड पर सजी थी। उसने साइकिल के टायर को अपनी उंगलियों से दबाया। टायर अभी भी सख्त था। राम ने महसूस किया कि किस्मत ने उसे एक बार मौका दिया था, लेकिन उस मौके को हकीकत में बदलने का काम केवल उसके पसीने ने किया। उसने सड़क की ओर देखा, जहां से कभी वह व्यापारी अपनी कार लेकर गुजरा था। आज वह व्यापारी वहां नहीं था, लेकिन राम के पास वह सब कुछ था जो उसने अपनी ईमानदारी से कमाया था। उसने अपनी मुट्ठी बंद की और फिर खोली। उसे समझ में आया कि सफलता कोई मंजिल नहीं, बल्कि हर दिन की गई मेहनत का परिणाम है। वह अपनी साइकिल के पास खड़ा रहा, उसकी चमकती हुई धातु को छूते हुए। उसने उन दिनों को याद किया जब वह एक एक पैसे के लिए संघर्ष करता था। राम ने साइकिल को एक आखिरी बार थपथपाया और वापस वर्कशॉप की ओर मुड़ गया। उसके कदम स्थिर थे। राम वर्कशॉप के उस हिस्से में पहुंचा जहां नए प्रशिक्षु इंजन असेंबली सीख रहे थे। एक लड़का बार पिस्टन फिट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह गलत तरीके से दबाव डाल रहा था। राम उसके पास गया, लड़के के हाथ से रिंच लिया और उसे एक तरफ हटने का इशारा किया। राम ने धीरे से पिस्टन को सही खांचे में बिठाया और उसे घुमाकर दिखाया। उसने लड़के की ओर देखा और कहा, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर तुम यहां गलती करोगे तो सड़क पर गाड़ी बंद हो जाएगी। उसने लड़के के हाथ में औजार वापस थमाया और उसे फिर से करने को कहा। राम ने पास रखे एक पुराने इंजन के ब्लॉक पर हाथ रखा। उसने प्रशिक्षुओं को बुलाया और दिखाया कि कैसे एक छोटे से ढीले बोल्ट से पूरी मशीन का संतुलन बिगड़ सकता है। उसने कहा, ईमानदारी केवल कागजों में नहीं, काम की हर बारीकी में होनी चाहिए। उसने फर्श पर बिखरे हुए लोहे के बुरादे को अपने जूते से एक तरफ किया। उसने उन लड़कों को सिखाया कि कैसे औजारों को साफ रखा जाता है और कैसे हर पुर्जे को सम्मान दिया जाता है। राम ने अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ा, उन पर जमी धूल को दिखाया और बोला, सच्चाई का मतलब है कि तुम तब भी मेहनत करो जब कोई तुम्हें देख न रहा हो। राम ने एक भारी गियर उठाया और उसे मशीन के अंदर फिट किया। उसने काम को पूरा होते हुए अपनी आंखों से देखा। उसने उन लड़कों को समझाया कि मेहनत का पसीना ही तुम्हारी असली पहचान है। कैमरा धीरे धीरे राम के चेहरे की ओर बढ़ता है। उसके चेहरे पर एक गहरी और संतुष्ट मुस्कान है। उसने अपनी नजरें वर्कशॉप के उस कोने पर टिका दी हैं, जहां वह पुरानी साइकिल रखी है। साइकिल की धातु पर रोशनी पड़ रही है, जो उसकी पुरानी चमक को वापस जीवंत कर रही है। राम का हाथ धीरे से अपनी ठुड्डी पर जाता है। वह कुछ पल के लिए स्थिर खड़ा रहता है, जैसे अपनी पूरी यात्रा को एक साथ देख रहा हो। फिर कैमरा राम के चेहरे से हटकर उस साइकिल के टायर पर फोकस करता है। टायर पर जमी धूल के निशान अब साफ दिखाई दे रहे हैं। राम का एक हाथ फ्रेम में आता है और वह साइकिल के हैंडल को हल्के से छूता है। यह स्पर्श उस संघर्ष और उस दिन की याद दिलाता है जब सब कुछ शून्य से शुरू हुआ था। राम की आवाज पृष्ठभूमि में गूंजती है।
मौका तो सबको मिलता है, लेकिन उसे हकीकत में बदलने का साहस केवल वही जुटा पाता है जो अपनी मेहनत पर विश्वास करता है। कैमरा अब साइकिल और राम की मुस्कुराती तस्वीर के बीच झूलता है। रोशनी धीरे धीरे मध्यम हो रही है, लेकिन साइकिल का फ्रेम अभी भी चमक रहा है। यह चमक उस ईमानदारी का प्रतीक है जिसे राम ने कभी नहीं छोड़ा। वह साइकिल अब केवल एक वस्तु नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। राम का चेहरा एक बार फिर फ्रेम में आता है। वह सिर हिलाकर अपनी स्वीकृति देता है। वर्कशॉप के अंदर की मशीनों की आवाजें धीमी हो जाती हैं और अंत में केवल शांति बचती है। कैमरा स्थिर हो जाता है। साइकिल और राम की मुस्कान दोनों एक साथ स्क्रीन पर हैं।